नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप सभी का दिल से अभिनंदन करती हूँ। तो आइए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तिब्बत की तरफ। जब हम तिब्बत सोचते हैं तो मन में क्या पिक्चर बनती है तिब्बत के नाम से? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम तिब्बत के बारे में सोचते हैं तो तिब्बत नाम जैसे ही दिमाग में आता है तो सबसे पहले खासतौर से मेरे दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो सीधे शिव जी की बनती है। शिव जी की इसलिए क्योंकि माँ पार्वती और शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत तिब्बत में है। तिब्बत में। और इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम तिब्बत की बात कर रहे हैं, शिव जी के निवास स्थान की और माँ पार्वती के निवास स्थान की बात कर रहे हैं, तो आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन मंडे सोमवार और सावन चल रहा है तो ये एक बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ संकेत है। और माँ पार्वती और शिव जी के निवास स्थान की बात कर रहे हैं तो उस कैलाश पर्वत के की इमेज जब बनती है तो उसके बगल में मानसरोवर का भी इमेज मेरे दिमाग में आता है। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, वो इतनी बड़ी झील, इतनी विशाल झील है कि उसके सामने अगर व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो झील नहीं, वो सागर जैसा लगता है। और मानसरोवर का जब इमेज मन में बनता है, दिमाग में बनता है, तो उसके बगल में जो रहस्यमयी झील है राक्षस तल, उसका भी इमेज दिमाग में तुरंत आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे आपने ये बता ही दिया, तो तिब्बत के बारे में बुद्धिज्म और मॉन्क मॉनेस्ट्रीज। बिल्कुल। और क्या हो सकता है? बुद्धिज्म बिल्कुल अनअवॉइडेबल पार्ट है तिब्बत का। मॉन्क जो उनको फॉलो करते हैं, मॉन्क, लामा, मॉनेस्ट्रीज। और ये मॉनेस्ट्रीज जैसे दिमाग में आता है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिमाग में बनता है, फिर वहां का जो सरफेस है वो दिमाग में बनता है, ज्योग्राफिकल जो उसका वो है। हाँ, उनकी जमीन दिमाग में एकदम पिक्चर बनने लगती है। और जब जमीन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर की छत होती है। तो जैसे छत के बारे में इमेज बनती है वैसे तिब्बत के बारे में इमेज बनती है कि वो दुनिया की छत है, इसलिए उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वहां के बड़े बड़े पहाड़ों की इमेज बनती है। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, उनकी हाइट में बताऊं 110 पहाड़ लगभग, एग्जैक्ट तो काउंट नहीं कर सकते, और अगर मैं करेक्ट और करना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। लगभग 110 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 7 किलोमीटर ऊंची है। 7 किलोमीटर, यानी कि अगर हम 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करते रोड पे, इसको मतलब हाइट में कर दो। हाइट में कर दो। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाइट का रेफरेंस किससे लेते हैं। जिनकी ज्योग्राफी स्ट्रांग है उनको तो पता होगा। हाइट के रेफरेंस इस तरीके से लेते हैं ना, जैसे कि हम लोग कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, तो बोलते हैं ये ऊंची जगह है, ये नीची जगह है। तो रेफरेंस किसका लिया जाता है? जो न्यूट्रल माना जाता है उसको माना जाता है सी का लेवल। सी से, हाँ, तो सी से कितना ऊंचा है। तो तिब्बत की एक खास बात है कि उसका जो एवरेज हाइट है वो 4 किलोमीटर अप है। और 110 पहाड़ पूरे दुनिया में लगभग उनकी हाइट करीब 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर से ऊपर है। उस 110 में से लगभग 100 पहाड़ जिनकी हाइट 7 किलोमीटर से ऊपर है वो अकेले तिब्बत में है, पूरे हिमालयन रेंज में। तो जब तिब्बत शब्द दिमाग में आता है तो तिब्बत रूफ ऑफ द वर्ल्ड आता है, माउंटेन आता है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे हर बिल्डिंग में ऊपर पानी का टैंक लगा रहता है, किसी भी बिल्डिंग में पानी का टैंक लगा रहता है जिससे हमारे घर में पानी आता है, सबके घर में। तो जैसे तिब्बत का नाम मेरे दिमाग में आता है तो टावर ऑफ द एशिया भी मेरे दिमाग में एक इमेज बनती है कि एक एशिया को एक बिल्डिंग मान लो और वो उसको एक टावर की तरह मान लो, और ऊपर एक वाटर टैंक लगा हुआ है। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी विशाल नदियां यहीं से निकलती हैं। तो माउंटेन, रिवर्स, मोनेस्ट्रीज, मॉन्क, मानसरोवर, बॉडीज जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल। तो मतलब बहुत बोल सकते हैं कि एशिया में लगभग जो पानी का स्रोत यहाँ से काफी बिल्कुल यहाँ से जितना भी पानी जो निकलता है ये लगभग इंडिया का अगर ऊपर का हिस्सा अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पूरा पानी लगभग यही इसी जगह से आता है। ओके। और अगर आगे बात करें तो अगर तिब्बत की बात हो रही है तो चाइना बॉर्डर, तो अगर इन चीजों पे डिस्कस ना करें तो ये अधूरा सा लगेगा। बिल्कुल, अगर हम तिब्बत की बात कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ के ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, शिव जी और माँ पार्वती के निवास स्थान की बात कर रहे हैं, मानसरोवर की बात कर रहे हैं, और जब तिब्बत आता है तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज भी दिमाग में तुरंत आती है, मेरे भी दिमाग में क्लिक होता है कि चाइना, वहाँ के बॉर्डर डिस्प्यूट्स। और एक चीज और है कि तिब्बत एक अपने आप में महान देश है, बिल्कुल शानदार, चल के उससे भी देखें तो दृष्टि से तो भी, लेकिन आज की डेट में वहाँ बहुत गरीबी है, लोग माइग्रेट होकर
जा चुके हैं, जा रहे हैं। तिब्बत में देखें तो आज लोग जगह जगह शिफ्ट हो चुके हैं वहां से, बिल्कुल, क्योंकि चाइना का ही पार्ट होने के बावजूद भी चाइना ने तो इतना प्रोग्रेस किया है, लेकिन तिब्बत में अगर देखें तो आज भी लोग वही फार्मिंग है और चरवाहे हैं, यही सब है लोगों के लिए। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फार्मिंग तो एक वहाँ का बिल्कुल ही अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन इसके अलावा वहां पर जिस तरीके से चाइना ने अपनी जगहों को जैसे विकसित किया है, तिब्बत को छोड़ दिया, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और तिब्बत का एक जर्नी भी दिमाग में इमेज बनती है, अगर तिब्बत शब्द आता है तो एक महान समृद्ध जगह से सीधे गरीबी की जगह पर वो आ चुका है। सबसे ज्यादा अगर गरीबी अगर चाइना में कहीं पर है, अब मैं चाइना की बात करूंगा क्योंकि चाइना के अंदर है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, पॉपुलेशन तो सब माइग्रेट हो गए हैं वहां के, तो ये सब दिमाग में इमेज बनती है। जैसे कि तिब्बत की बात चली रही है, तो तिब्बत हमारा धर्मस्थल है, वहां पर कैलाश है, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट है, माउंटेन रेंज है पूरी। तो जिनकी ज्योग्राफी जो है स्ट्रांग है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक साधारण इंसान की बात कर रही हूँ कि जैसे थोड़ा सा समझने के लिए इजी रहे, इसीलिए मैंने ये पॉइंट उठाया कि क्या होता है ना, एक जैसे एग्जांपल लीजिए कि माउंट एवरेस्ट ही है, तो लोगों को एक हमेशा एक रहता है, डिबेट रहती है कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है कि तिब्बत में है। तो ये मैंने अक्सर देखा है कि अगर कहीं कोई वीडियो होती है इससे रिलेटेड, तो लोग नीचे कमेंट में मतलब इसमें एक डिबेट चल रही होती है कि तुम्हें यही नहीं पता, ये नेपाल में नहीं, ये तिब्बत में। तो ये थोड़ा सा एक इशू, मतलब इस पे ही क्या है, ये पूरा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। बिल्कुल, ये हिमालयन रेंज जो है पूरे पृथ्वी का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है और बहुत मेजर इश्यूज भी हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों का भटकना और डिबेट करना वो स्वाभाविक है। और हिमालयन रेंज और पर्वत में फर्क नहीं समझते कि पर्वत और रेंजेस में क्या फर्क है। थोड़ा सा एक अच्छा विजुअलाइज हो जाएगा ना, जब हम बात करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में विजुअलाइज हो जाएगा कि किस जगह की बात कर रहे हैं और किस तरह की जगह है, और इस जगह के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हिमालयन रेंज को समझते हैं। हिमालयन रेंज एक्चुअली कोई हिमालय पर्वत या इस तरह का नहीं है, जैसे इसका नाम ही रेंज, तो यानी पर्वतों की श्रृंखला, हिंदी बोल दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्वतों की श्रृंखला है, चेन, काफी सारे मतलब हजारों पर्वत एक लाइन में बसे हुए कि एक आर्म पे पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है, उसके ऊपर आपका अफगानिस्तान थोड़ा सा टच करता है और फिर चाइना टच करता है, और दूसरे आर्म पे पूरा उत्तराखंड से सटा हुआ नेपाल बसा हुआ है, और उसके बाद भूटान बसा हुआ है, और उसके बाद जो है लास्ट में जो इंडिया का जो स्टेट आता है वो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे फार, क्या बोलेंगे उसे, फार ईस्ट। इधर तो नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, हाँ, पूरे इंडिया का सबसे फार ईस्ट है, और इधर तो गुजरात है। अफगानिस्तान से लेके आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चाइना का पार्ट, और फिर तिब्बत लेते हुए ये पूरा नेपाल लेते हुए, भूटान लेते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, ये जितने भी पहाड़ बसे हुए इसको हिमालयन रेंज कहते हैं। और इसी हिमालयन रेंज में जो पर्वत है कैलाश पर्वत, वो इसी हिमालयन रेंज का हिस्सा है। उसी हिमालयन रेंज में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट में भी स्वाभाविक है कि लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे, वो बहुत स्वाभाविक है कि वो ये जानना चाहते हैं कि तिब्बत में है या फिर नेपाल में है। उसका कारण ये है कि भाई माउंट एवरेस्ट की आप बात कर रहे हो, किसी छोटे मोटे पहाड़ की बात नहीं कर रहे हो, इस पृथ्वी का सबसे ऊंचे पहाड़ की बात कर रहे हो। अगर राउंड फिगर में अगर आप बात करो तो लगभग 9 किलोमीटर के, आप इमेजिन करके देखो कि 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना होता है। बाय रोड आपने ट्रेवल किया होगा, बहुत ज्यादा। कोई चीज अगर आपके दिमाग में हो कि आप सोचो कि 9 किलोमीटर हमसे कितनी दूर में कोई स्थान है, कहीं आप जाते होंगे, अब उसको आप सीधा कर दो। अगर 9 किलोमीटर ऐसे ज्यादा है कि नहीं, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से डिस्टेंस की बात करें, लेंथ में 100 मीटर भी बहुत होता है, 100 मीटर भी बहुत होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मतलब इतनी हाइट। इमेजिन करने का एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि हमारे जो कमर्शियल प्लेन्स है, जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं, उनकी हाइट वो किस हाइट पे उड़ते हैं, नॉर्मल जो उड़ते हैं जितने भी कमर्शियल प्लेन्स है, उनकी हाइट होती है मैक्सिमम 8 से 11 के बीच में। या 8 किलोमीटर की हाइट में उड़ेंगे, या 8.5 या 9 या 9.5 10, मैक्सिमम 11, 8 और 11 की हाइट के बीच में उड़ते हैं, और अकेला माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर है। अब क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट है, कोई खंबा तो है नहीं, मतलब पतला सा कोई पतला सा खंबा तो है नहीं कि बॉर्डर के उस तरफ लगा दिया, बॉर्डर के इस तरफ, जिसकी हाइट इतनी ऊंची होगी उसका बेस कितना चौड़ा होगा। और कोई पहाड़ है, कोई पिरामिड तो है नहीं कि ऐसे करके ऐसे खटाक से हो गया, ये नॉर्मल प्रकृति ने बनाया है पहाड़। तो पहाड़ ऐसे शुरू हुआ, हल्का पिरामिड पीक हुई, फिर छोटी छोटी पीक्स हुई, फिर पीक्स बढ़ते 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 उसका बेस 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ज्यादा भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, तो वो पूरा माउंट एवरेस्ट के अंदर आता है। तो उसका जो सर्किल बनता है एक तरीके से इमेजिनरी अगर आप मानो, तो उसका कुछ हिस्सा आपका नेपाल में आता है और कुछ हिस्सा तिब्बत में आता है। अच्छा, मतलब दोनों ही सही है, कुछ हिस्सा तिब्बत में है, कुछ नेपाल में। तो उसका जो बेस है वो कुछ हिस्सा नेपाल में है, कुछ हिस्सा
आपका तो इसका मतलब ये किस गवर्नमेंट के अंडर आएगा? अगर ये देखा जाए? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि किस गवर्नमेंट के अंदर आएगा। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नेपाल गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट मिलके करती है, ओके, कंबाइंड। कंबाइंड वे में। तो ये उसका कारण है। इसके अलावा भाई चाइनीज है, वो हो सकता है कि कुछ दिन बाद नेपाल का वो वाला हिस्सा भी ले ले, उनका तो आदत ही है सब कुछ हड़पने की। इवन हमारा कैलाश पर्वत जो है, जो पहले आप जीपीएस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप नेट में डाल के देखते हो, गूगल मैप तुरंत हाँ, उसको तो दिखा उसमें पहले आता था कैलाश पर्वत साफ साफ आता था, मानसरोवर डालते थे, मानसरोवर साफ साफ आता था। कुछ सालों में उसको ब्रैकेट में कर दिया और उसका चाइनीज नाम रख दिया। कैलाश पर्वत का कैलाश पर्वत का चाइनीज नाम रख दिया, मानसरोवर का चाइनीज नाम रख दिया। हालांकि पहले भी लोकल भाषा में उसको बुलाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसको ऑफिशियली उसका नाम धीरे अच्छा, धीरे धीरे-धीरे धीरे वो हटा ही रहे हैं उसको, लोगों के मतलब मन से नाम हटाना चाह रहे हैं। अपना ही चाइनीज उसने कर दिया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में तो जो ब्रैकेट में भी कैलाश पर्वत लिखते थे वो भी हटा रहे हैं। कैलाश पर्वत का नाम कैंगरी बोक पीक के नाम से आता है, ओके, कैंगरी बोक पीक। और मानसरोवर का नाम जो आता है उसका नाम आता है मपांग, मपांग। मपांग नाम से आता है। तो इस तरह की तो वहां की स्थितियां है। अच्छा, लोग जो धार्मिक यात्रा में जाते थे, 1 महीना लगता था करीब जाने में, आज भी इतना ही लगता है। टाइम टेकिंग तो है, टाइम टेकिंग तो है ही, और बजट भी लेकिन अच्छा खासा है। उसमें चाइना की वजह से इतनी गड़बड़ी हुई कि 2016, 17, 18 में उन्होंने इतनी बार लोगों के वीजा इमिग्रेशन क्लियर नहीं किए, कितने यात्रियों को मना कर दिया। तो सरकार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, तो अभी तो सुधरे हुए हैं, लेकिन वो बहुत दिक्कत करती है। कोरोना की वजह से? नहीं, कोरोना की वजह से नहीं, 2017 में तो कोरोना था भी नहीं, 2016 में तो कोरोना था भी नहीं, नामो निशानी तो कुछ जानते भी नहीं थे। लेकिन वो हमेशा वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे यात्राएं खत्म हो, लोग भूल जाए इसको, पर हम भूलने वाले नहीं है। और तिब्बत जो यहाँ, तिब्बतन जो यहाँ के लोग, तिब्बतन जो इंडिया में रह रहे, वो भी भूलने वाले नहीं है, ये उनको पता नहीं है। वो जाते रहेंगे कितना भी रोक लो। तो एक और नया तरीका निकाला है, जो पहले से भी था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको और थोड़ा अपग्रेड किया है कि जिसको परेशानी आ रही है, तो आप पिथौरागढ़ से होते हुए आगे निकलेंगे दारचूला की तरफ, नेपाल बॉर्डर में लिमी वैली है। ओके, लिमी वैली वहां का सबसे आखिरी ज्योग्राफिकल एरिया है जो नेपाल के अंदर आता है, ठीक है। वहां पर आप खड़े होके, क्योंकि कैलाश पर्वत भी कोई छोटा नहीं है, हाँ करीब हाँ, वो तो मेरे ख्याल से दूर से ही काफी 6.2 नेपाल से ही, 6.2 किलोमीटर उसकी हाइट है लगभग। तो आपको नेपाल के लिमी वैली से आराम से दिख जाता है। तो यात्रा की बजाय आप दर्शन भी कर सकते हो वहां से। मतलब वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, दूर से देख सकते हैं। हाँ, और वो साफ दर्शन हो जाते हैं उसके। तो लोग वो वाला रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं। और 2000 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया है कि एक पहले भी रोड थी, पर उसमें जाने में, कवर करने में बहुत टाइम लगता था, पर अब एक अच्छी रोड बन रही है जो शायद मेरे ख्याल से लिमी वैली तक बनाएंगे। तो सरकार इस पे काम कर रही है? सरकार काम कर रही है, मेरे ख्याल से 95% उसका काम कंप्लीट भी हो चुका है। अब जो है, एक बार आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, सीधे नेपाल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। चाइना तो सुधरी नहीं है, तो नहीं तो वहां मानसरोवर तक बना देते हैं। तो वहां से आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। 2023 में उसका टारगेट है। कैलाश पर्वत के बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि वहां पर बात करूं तो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते कैलाश पर्वत की, और जिन्होंने प्रयास भी किया है पहले भी कभी, तो बोलते हैं कि उनकी मति भ्रम हो जाती है, या वो लोग रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? इसमें विचार से पहले समझ पैदा करने की आवश्यकता है। सस्ती लोकप्रियता पाने के कारण, और YouTube में अक्सर मैंने ये सारे सवाल देखे हैं, मैं क्योंकि आध्यात्मिक चीजों का रिसर्च करता रहता हूँ, हम दोनों ही करते रहते हैं। तो उसमें सस्ती लोकप्रियता के कारण एक ऐसा सवाल पूछो ताकि, और एक चैलेंज पैदा कर दो। जैसे ही जहां पर चैलेंज आता है, तो वहां पर लोग ये समझते हैं कि अच्छा, इसमें क्या मतलब होगा। सवाल ये नहीं है कि लोग चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते, या चढ़ना असंभव है। देखिए, इसमें मिलरप्पा की एक कहानी बहुत ही फेमस है। बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो, और उन्होंने 1000 साल पहले कैलाश पर्वत पर वो गए थे। इसके अलावा जो एक और कहानी बड़ी मशहूर है, साइबेरियन एक ग्रुप था, और एक्सपर्ट भी थे वो चढ़ने के। तो वो लोग जब इस पर चढ़े थे, ऐसा मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये बड़ा फेमस एक कहानी है। उसमें ये कहा गया था कि जब वो ऊपर चढ़े, और सबको पता है कि यहाँ की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जितने लोग यात्रा करके आए हैं, वो ये कहते हैं कि उनके नाखून और उनके हेयर ग्रोथ है वो जल्दी होती है, तो एजिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो उसमें जब वो चढ़े, तो एक व्यक्ति की उम्र अचानक से 10-20 साल बढ़ गई, अंदर ही उसे महसूस हुआ। और कहा जाता है जब वो उतर के वापस आए, तो वो 1 साल बाद वो व्यक्ति मर भी गया। तो इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। इसके अलावा बहुत लोगों ने ट्राई किया, एक आधा वीडियो भी किसी ने डाली हुई है। देखिए, एक तो यहाँ पर चढ़ने की मनाही है। सबसे पहले टेक्निकल चीजें क्लियर कर दूं, यहाँ पर चढ़ने की मनाही है। तो मनाही है मतलब ऑफिशियल वेबसाइट भी अगर आप चेक करोगे चाइनीज गवर्नमेंट की, तो उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा हुआ है कि
इस पे आप चढ़ाई नहीं कर सकते। उन्होंने अच्छा। खुद से ही इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई अच्छा, है। मतलब ये बैन है। ये बैन है उनकी सरकार की तरफ से। और मैं जहां तक खुद समझता हूँ, लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनका किसी धर्म और आस्था के प्रति कोई लगाव तो है नहीं, पर क्योंकि उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलती है, इंटरनेशनल रिलेशन चलते हैं, जिसमें उनका हमेशा एक आदत रहती है कि फंदा फेंको कि हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, और इन सब मंशाओं की वजह से, ताकि वो उस फंदे में आए और फिर बाद में उसको धोखा दे दे। तो उनकी डिप्लोमेसी नेपाल के साथ चलती है, उनकी डिप्लोमेसी भूटान के साथ चलती है, और हिंदू सिर्फ यहीं इन्हीं 3 जगह पे नहीं, बहुत जगह पर है। उनका सम्मान रखने के लिए उन्होंने खुद से भी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। तो और दूसरा कारण ये है कि जब जब उन्होंने इस पे बैन लगाया हुआ है, तो जो एक्सपर्ट हैं, ट्रेन्ड लोग हैं, प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, तो वो लॉ को तोड़ते नहीं है, तो वहां पर वो चढ़ाई भी नहीं करते। तो चढ़ते किस तरह के लोग हैं जो कोशिश करते हैं, वो अनट्रेन्ड होते हैं। ओके। उन्हें उन्हें उस एक्सपीरियंस का अनुभव नहीं होता। तो वैसे ही वो इतनी हाइट पे है, हाइट पे है, हाँ, वहाँ का टेम्परेचर इतना लो टेम्परेचर है। बहुत लो है, और सबसे बड़ी बात वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। जितने हाइट पे जाते रहोगे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हेल्यूसिनेशन होगा ही, तो मति भ्रम होना, और बहुत ओके, सारी चीजें दिखना, इसीलिए उनको हाँ रास्ता भूलना, या चीजें अचानक से गायब हो जाना, पहाड़ गायब हो जाना, या बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारे अनट्रेन्ड लोग वहां पर कोशिश करते हैं इसी चैलेंज को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बात चैलेंज की नहीं है, सवाल को बदलने की जरूरत है। अब ये समय आ गया है, आध्यात्मिक चीजों की रिस्पेक्ट करने का समय आ गया है, और सवाल सभी लोगों को, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, सभी लोगों को ये समझना होगा कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उसमें चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमें उस पर चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सम्मान का विषय है। हाँ, हम अगर जिसे पूछते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि पैर रखकर अगर हम उस पर चढ़ रहे हैं, एक तो हम उसको मतलब मानते हैं कि शिव और पार्वती जी वहाँ विराजमान है, फिर हम उस पर पैर रख के मतलब निरादर है उस जगह का, उसका निरादर है। भोले बाबा का जिक्र हो और वहाँ नंदी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम नंदी पर्वत बोलते हैं, क्योंकि उस पर्वत की आकृति बैठे हुए नंदी के आकार में है, इसीलिए उसको हम नंदी पर्वत बोलते हैं। इसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़े तो एक ओम पर्वत है, उसको हम ओम पर्वत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम उसकी एरियल व्यू की बात करें, अगर उसको ऊपर से देखें तो वहां पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पर ओम बना हुआ है। कैलाश पर्वत के साउथ में स्वास्तिक का निशान आप देख सकते हैं। सुबह जब धूप की पहली किरणें पड़ती हैं तो इस पर्वत का रंग सुनहरा हो जाता है, ऐसा लगता है मानो गोल्डन पिरामिड हो। इस पर्वत को मेरू पर्वत भी बोलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, कहते हैं कि यहाँ से इस धरती से स्वर्ग जो है बहुत नजदीक है, बोलते हैं कि यहाँ से ये स्वर्ग का रास्ता गया है। अच्छा, आपने नॉर्वे का तो सुना ही होगा, बोलते हैं कि जैसा देखा भी होगा आपने कई वीडियोस में कि नॉर्वे में रात का जो चित्रण होता है नाइट में, वहाँ पे ऐसा लगता है कि कलरफुल हो जाता है स्काई। सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग रहे हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, यहाँ देखा है कुछ ट्रेवलर्स ने जो रुके हैं रात में, कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि आसमान में किसी ने होली खेली हो। इस तरह की लाइटिंग्स हो जाती है, स्काईलाइट्स बोलते हैं इसको। और कुछ तारे आपको दिखेंगे कि टूटकर मानसरोवर में गिर रहे हैं, तो बोलते हैं कि वो तारे जो हैं वो स्वयं देवी देवता हैं, नारद हो गए या कोई भी हमारे जो भगवान है, बोलते हैं कि वो वहां पर मानसरोवर में स्नान के लिए आते हैं। इस जगह को सेंटर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है और इस जगह की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं लोगों के अनुभव की बात करूं तो यहाँ पर जो भी यात्री आए हैं, तीर्थयात्री जिन्होंने रात में स्टे किया है, रुकते हैं, कई दिन लोग यहाँ रुके हैं, तो उनका अपना अनुभव रहा है कि यहाँ पे नेल्स और हेयर की जो ग्रोथ है इतनी रैपिड है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ आम उससे नॉर्मल से कंपेयर करूँ तो ट्वाइस हो जाती है, यहाँ पे दुगनी हो जाती है। तो ये सब यहाँ की अद्भुत बातें हैं, इस जगह की महिमा है। अच्छा, मुझे एक बात याद आई कि कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ पे येती स्पॉट किए हैं। yes. तो बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, तो क्या आप थोड़ा सा इस पे डिटेल बताएंगे कि क्या होता है? येती की बहुत सारी बातें यहाँ पर दिखी गई। इस जगह पर नहीं, पूरे हिमालयन रेंज में, माउंट एवरेस्ट पे लोग कहते हैं जिन्होंने देखा है, और वहाँ के लोकल लोगों ने, बुद्धिस्ट ने भी देखा है। तो अगर कैलाश पर्वत की बात करें तो साल में 1 या 2 बार वहाँ के जो मॉन्क है और जो लामा है जो यहाँ वहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं, उन्होंने साल में 1 या 2 बार। अच्छा, यहाँ पे फोर्स के लोग भी रहते होंगे? फोर्स, इंडियन आर्मी तो वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि वो तो चाइनीज टेरिटरी अब मानी जाती है। उन्होंने इन्वेड करके उसको अपने अंदर ले लिया है धोखे से तो इसलिए इंडियन आर्मी तो अब वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन हिमालयन रेंज, किस्मत की बात यह है कि हिमालयन रेंज पूरे कश्मीर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, तो इंडियन आर्मी हमारी बहुत जगह है। तो लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की बात करें तो वहाँ के बुद्धिस्ट लोग जो वहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि 10 से 20 फीट के बीच में एक
एक आप मिक्स कर दो जानवर, मंकी, मंकी, ओके। एक वानर और एक इंसान को। अच्छा, तो उसको वन वन मानुष की तरह बोल सकते वन हैं। मानुष का आकार थोड़ा सा झुका हुआ सा रहता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ताकतवर और बहुत ही पावरफुल देखने में लगता है और है भी। सफेद रंग के बाल हैं, फर। और एक वानर और एक इंसान के चेहरे को मिक्स कर दो, उसको येती कहते हैं। और उन्होंने जो हाइट की व्याख्या की है वो बड़ी अद्भुत है, 10 से 20 फीट के बीच में। इसके अलावा जो आर्मी की बात कर रहे हो, अच्छा मैं किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वहाँ के साधक है जो हर समय वहाँ जाते हैं। उनके लिए कोई हेल्यूसिनेशन और ये सब नहीं है, उनका ये डेली का काम है। जो लोगों को ट्रेनिंग हाँ, देते हैं उनका या कोई ट्रेंड होते हैं खुद ही? मति भ्रम, वो दूसरों को ट्रेन करते हैं। ओके, तो उनका मति भ्रम होना इतना आसानी। दूसरी बात, जो माउंट एवरेस्ट पे जो लोग, पूरे हिमालयन रेंज की बात कर रहा हूँ, जो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे चढ़ना है, शेरपा लोग। शेरपा को सब जानते हैं कि शेरपा की क्या वैल्यू है हिमालयन रेंज में। वो वहाँ के सबसे बड़े माउंटेनियर्स माने जाते हैं। उन्होंने स्पॉट किया है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कोर्स कराते हैं, 6-6 महीने का कोर्स कराते हैं, पूरे जीवन वहीं बिता देते हैं, उन लोगों ने भी स्पॉट किया है। इसके अलावा जो आर्मी के लोग हैं, कमांडो हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, इतने एजुकेटेड लोग होते हैं वो, उन्होंने स्पॉट किया है। उन्होंने एक मतलब कई लोग इसका अनुभव कर चुके हैं, अनुभव देख चुके हैं। इवन फोटोग्राफ के नाम पे उन्होंने, जब क्योंकि वो कुछ ही सेकंड के लिए दिखाई देते चले जाते हैं, तो एक आर्मी ऑफिसर ने उसकी फोटो भी खींच के इंटरनेट पे डाली हुई है, क्योंकि लोगों को तो प्रूफ चाहिए होता है। तो उसमें वहां पर एक, जो क्या बोलते हैं उसे, गात बोलते हैं जिससे खोदते हैं जमीन, वो रखा हुआ है वहां पे, क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीजों, इक्विपमेंट उनके पास बहुत सारे रहते हैं। मतलब कि फुटप्रिंट्स देखे गए हैं। फुटप्रिंट्स देखे गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी फेमस स्टोरी भी है। एक आर्मी ऑफिसर वहां पर बीमार हो गया था और वो कैंप के अंदर था, तो एक 1-2 सेकंड में ही सब हो गया। एक आदमी आया, बड़ा सा जाइंट सा, पूरा शक्ल साफ तो नहीं थी और थोड़ा वानर जैसा, उसने बताया कि ऐसी शक्ल थी और इंसान जैसा था और बहुत ताकतवर सफेद रंग का था। वो आया, उसने मुझे दवाई दी और दवाई देने के बाद वो ओके हो गया। और ये बात उसने अपने अफसर को बताई कि मैं कैंप में था, ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये येती था। तो वो मदद भी करता है। जब उन्होंने डिस्क्राइब किया उसका कुछ हुलिया कि मुझे कुछ ऐसा था, कुछ था, और दवाई क्या बोल सकते हैं, कुछ भी उन्होंने अपने हिसाब से कुछ दिया होगा, तो वो उनके लिए काम कर गई औषधि, तो वो दवाई ही बोल दिया। बिल्कुल। तो ये व्याख्या जो है, अगर इसको पूरा एनालाइज करें, तो आपने एक मूवी देखी होगी, ममी। द ममी 2008 में शायद रिलीज हुई थी। ममी के बहुत सारे पार्ट्स है, जो 2008 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो वो रिलीज हुई थी, उसमें एंड में आपने देखा होगा कि कुछ वानर आते, व्हाइट कलर के फर में वानर आते, बड़े तगड़े तगड़े से उठा के सबको फेंकने लगते। तो जैसा उनका विवरण है, उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो वो वैसे ही दिखते हैं। एंड में वो सिमिलरिटी है। ये जगह बहुत ही स्ट्रेंज, पावरफुल और डिवाइन है। इसे विश्व का ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर कहा जाता है। तो इसका क्या इतिहास रहा होगा, मतलब ऐसा क्या घटित हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पर? अच्छा, ये सवाल बिल्कुल रिलेवेंट है कि ये जगह इतनी स्ट्रेंज क्यों है, इतनी पावरफुल कैसे है, इतनी डिवाइन पावर्स कैसे है। तो ये सवाल बिल्कुल रिलेवेंट है और इन सभी अनेकों अनेक प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही है, महाकाल शिव। आज के मॉडर्न जमाने में लोग साइंटिस्ट की बातों पर ज्यादा बिलीव करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिलीव करना भी चाहिए, क्योंकि प्रामाणिकता के साथ वो बात करते हैं। साइंटिस्टों का कहना है, जब ह्यूमन जब इवॉल्व हुए, उसकी इवॉल्विंग थ्योरी आप देखिएगा और उसमें आप पढ़ेंगे कि साइंटिस्टों के अनुसार उनका कहना है कि आज से 50,000 साल पहले अचानक से इंसान के मानसिक स्तर, वो ऐतिहासिक तरीके से 50,000 साल पहले बहुत बड़ा बदलाव आया था। उसकी सोचने की शक्ति, उनकी एनालिटिकल क्षमता, उनका आईक्यू। तो इस पे शोध हुआ है क्या, मतलब इस तरह से कुछ इसके कोई प्रमाण है? मतलब साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस है, रिपोर्ट्स है इसकी। तो उन्होंने कहा था कि 50,000 साल पहले एक अचानक से अद्भुत तरीके से इंसानों में अचानक से बदलाव आया, उनके मानसिक स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आया। और इस बात को अगर हम योगिक पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो हमारी योगिक परंपराओं के अनुसार ये 50,000 साल जो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि इतने साल पहले ऐसा हुआ था, योगिक परंपरा का अगर अध्ययन करें तो वो भी ये कहते हैं कि 50,000 साल और 70,000 साल, 50,000 ईयर्स एगो और 70,000 ईयर्स एगो के बीच, 50 से 70 के बीच में शिवजी ने यहाँ पर ध्यान किया था। और ध्यान करके उन्होंने ही हमें बताया कि ये बॉडी के बाहर की भी दुनिया है। बॉडी के लिमिट्स को उन्होंने तोड़ा था। बॉडी के लिमिट्स के बाहर जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, सोल कनेक्ट कर सकता है जो, हाँ, बाहर के आयाम भी सुप्रीम पावर्स है,
ये रिस्ट्रिक्टेड जो है ना, अब जो कलयुग में आके वापस से इंसान इसी बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इसी से जो आंखों से दिखाई देता है बस उतना ही जानता है। इसके बाहर की दुनिया है, इससे बाहर भी आप देख सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो लिमिटेशंस थी, वो शिव जी ने आके सप्त ऋषियों को बताई और उन्हें सिखाया, उन्हें ट्रेन किया। और कहा जाता है कि उन्होंने ही उसी समय 114 चक्र के बारे में सप्त ऋषियों को बताया और उसे आगे बढ़ाने को कहा। 114 चक्र में उन्होंने कहा कि 112 चक्र की हम बात करते हैं कि 112 चक्र हमारे शरीर के अंदर ही है, और उस 112 चक्र में से 108 चक्र के लिए हमें काम करना होता है। बाकी के जागृत करना पड़ता है। बाकी के चक्र अपने आप ही खुल जाते हैं। वही इंसान के आयाम है जिससे वो इस बॉडी से बाहर निकल के इस बाकी के एक्सपीरियंस को देख सकता है। अच्छा, मतलब आज की अगर टाइम की बात करें तो सिर्फ 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए बात की जाती है। वो बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। 7 चक्रों की बात होती है। वो 7 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मुख्य 7 चक्र है। अगर उनका फर्दर डिवीजन करें, उनको डिवाइड करें, तो क्योंकि जो एक तरह से जैसे न्यूज देखते हैं तो उसमें हेडलाइंस आती है ना, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स आती है। तो ये 114 चक्र को 7 भागों में बांटा गया। उसी 7 चक्र के बारे में बात करते हैं, और अगर डिटेल में बात करें तो वो 114 चक्र है। इसी वजह से ये जगह इतनी स्ट्रेंज है, इतनी पावरफुल है और इतनी डिवाइन है। मतलब ये इतिहास है यहाँ का। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें हैं कि मानसरोवर। हाँ बिल्कुल, हमने थोड़ा झीलों के ऊपर भी फोकस करते हैं क्योंकि हमने पर्वत की काफी सारी बातें की। मानसरोवर एकदम पवित्र झील। अच्छा, यहाँ पर झील की अगर बात ही कर रहे हैं तो एक चीज देखी होगी आपने कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल, नेगेटिव मानसरोवर झील और एक राक्षस ताल, दोनों मतलब वाइस वर्सा, बिल्कुल अपोजिट है देखा जाएगा। कंपेयर करूं मैं दोनों को, जैसे एक में से मीठा पानी है, बोलते हैं कि मानसरोवर का मीठा पानी। इधर की बात करें तो इसमें एकदम खारा पानी है, जबकि दोनों में डिस्टेंस कितना होगा? लगभग 3 से 4 किलोमीटर इतनी दूरी पे। दोनों बहुत बड़े बड़े ताल हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव एक बहुत बड़ा शब्द का शेयर किया कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही शक्तियां यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव अगर कैंसिल आउट करें तो बचता क्या है? शून्य। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में शून्य का आविष्कार भारत ने क्यों किया? हमारे सबसे बड़े योगी है, तो वो शून्य के सबसे बड़े एग्जाम्पल है। और जब जहां वो रहते हैं वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजों का आसरा जो कह सकते हैं वो शिव जी है। तो जहां पर पॉजिटिव रहेगा उनके साथ, वहां पर नेगेटिव चीजें भी उनसे शरण मांगती है। जैसे बोलते नहीं भोले बाबा, तो उनके साथ जैसे राक्षस भी है, नेगेटिव भी चीजें हैं, है ना। सारी जहान की जितनी नेगेटिव चीजें वो भी अच्छे तो है ही, मतलब दोनों के सबने अच्छी चीजें, सबने सारी देवी देवताओं ने अच्छी चीजें ली। शिव जी एक ऐसे भोलेनाथ है जिन्होंने पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीजों को भी अपनाया और लास्ट में उसे शून्य करते हैं। इसीलिए शायद भारत ने शून्य का आविष्कार किया। ये उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य यही है। अच्छा, हाँ, जैसे मैं झील की बात कर रही थी, तो जैसे एक में मीठा पानी, खारा पानी है। अच्छा, एक चीज और बहुत बड़ी है कि बोलते हैं कि जो मानसरोवर झील है ये मतलब फुल ऑफ लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर जैसे होता है कि पानी में मछलियां हैं, हंस आके यहाँ बैठते हैं, चिड़िया है, और भी जैसे ये आपके पेड़ पौधे होते हैं जो पानी में रहने वाले एनिमल बात कर लो या प्लांट्स की बात कर लो। लेकिन उधर जस्ट अपोजिट वहां पर बोलते हैं कोई लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल रहस्यमय जगह है कि एक तरफ उसका जो आकार है मानसरोवर का, उसको उपाधि दी है फुल मून की तरह। उसका आकार भी लगभग वैसा है, पूरा गोल तो नहीं, उसको फुल मून की तरह। और जो दूसरा राक्षस तल है उसका आकार चंद्र ग्रहण जैसे पड़ गया हो, आधा चांद। चंद्र ग्रहण तो पूरा भी पड़ता है पर आधे चांद की तरह उसका शेप है। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। एक तरफ पूरी लाइफ है जहां पर सुंदर सुंदर हंस, डक और बहुत सारे उसमें पूरी लाइफ है, और दूसरी तरफ बिल्कुल खारा पानी और वहां पर कोई लाइफ नहीं। हाँ, और जैसे मानसरोवर के बारे में ये भी बोलते हैं कि जैसे वहां बहुत शांति है मानसरोवर में, बिल्कुल इतनी लाइफ होने के बावजूद भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करते हैं राक्षसल झील की, तो यहाँ पर बोलते हैं कि बड़ा उथल पुथल रहती है। हाँ, मतलब एक तरफ इतनी फुल ऑफ लाइफ होने के बावजूद बिल्कुल स्थिरता, बहुत शांति है, और दूसरी तरफ कुछ ना होने के बावजूद भी इतनी अस्थिरता है, इतना टर्बुलेंस है। तो ये बहुत ही विचित्र स्ट्रेंज मतलब बातें हैं, बहुत स्ट्रेंज बातें हैं। और ये मानसरोवर एक ऐसी जगह, एक और मान्यता है इस जगह की कि शिव जी ने जो माँ गंगा आई थी, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में समाया था ये वही स्थल। अच्छा। फिर उन्होंने कहा था कि आप इसी हिमालय से होते हुए, आप पूरे हिमालय से पार करते हुए आप पूरे जगह को पानी दें।
आज वही बात है कि जितना भी पानी है हमारे यहाँ हिमालय से आता जो भी है, जल वो उधर से ही आता है, आपका पूरा ग्लेशियर से गोमुख से पार होते हुए आता है। गंगा तो हमारे रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलके वहां से गंगा निर्मित होती है। पर शुरुआत अगर देखें तो गौमुख से निकलती। गौमुख है क्या? ग्लेशियर से। वो ग्लेशियर वहां से लेके तिब्बत के प्लेट्यू तक गया हुआ है और वहां से पूरा पानी आता है। तो ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं वहाँ की। जैसे हम तिब्बत पे चर्चा कर रहे हैं आज, और बुद्धिज्म की बात ना हो तो टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हाँ, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि बुद्धिज्म के जन्मदाता गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वही रहे हमेशा से। और इसके अगर मैं बात करूं आज के हम युग में अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध को विष्णु जी का भी अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि ये विष्णु जी के 9वें अवतार हैं। एक दिल्ली में मंदिर भी है योग माया का, तो वहां पर विष्णु जी के अवतार आप देख सकते हैं। तो उसमें जो 9वें अवतार है उनकी आपको वो मिल जाएगी, गौतम बुद्ध की। वैसे तो विष्णु जी के कई अवतार हैं, तो इसमें संख्या बताना तो बहुत डिबेटेबल हो जाएगा, लेकिन गौतम बुद्ध को आप उनका अवतार मान सकते हो। और क्योंकि योग माया का मंदिर जिसकी चर्चा कर रहे हो, वो योग माया का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा योग माया का मंदिर वहां पर भी है, आपके मथुरा के जन्मस्थल में, कृष्ण के जन्मस्थल में, वहां पर भी योग माया का मंदिर है, और भी अन्य स्थानों पे। तो दिल्ली के योग माया मंदिर में जो विग्रह है, उस विग्रह में आपका गौतम बुद्ध का भी विष्णु के अवतार में उनको दिखाया गया। तो गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अगर मैं तिब्बत में स्पिरिचुअल गुरु की बात करूं तो वहां के जो टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल गुरु जो है वो है दलाई लामा, स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, जिनकी एज 88 ईयर्स है। अच्छा, दलाई लामा जो है वो कोई नाम नहीं है, ये एक पदवी है, पोजीशन है, टाइटल दिया जाता है। तो ये जो हमारे दलाई लामा है, ये हमारे 14th दलाई लामा है, और इनका नाम है तेंजिन गेट्सो। हाँ, तो इनका नाम है तेंजिन गेट्सो। और अगर हम बात कर रहे हैं तिब्बत की, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स देखे होंगे, यहाँ पे लामा होते हैं, यहाँ पे रिनपोचे होते हैं। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ मैं कि जैसे लामा की हम बात करें, दलाई लामा है, तो ये होते हैं टीचर्स, ठीक है, जो भी आपको टीचर्स में दलाई लामा सबसे टॉप मोस्ट। हाँ, वो सबसे टॉप मोस्ट है, और 14 नंबर के हैं वो, है ना। हाँ। और जो मॉन्क्स होते हैं वो सीकर्स होते हैं, मतलब कि मॉन्क्स के जैसे कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे वो अनमैरिड रहेंगे, अपना घर छोड़कर वो अपनी आगे की जर्नी करते हैं। तो ये तो भिक्षु मॉन्क हो गए। अब इसी क्रम में रिनपोचे भी आता है। रिनपोचे में होता है कि ये भी कभी ना कभी मॉन्क या फिर कह लीजिए कि टीचर्स रहे होते हैं अपने प्रीवियस बर्थ में, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बहुत, और एक ये पदवी भी बहुत प्रीशियस वन है। इसका रिनपोचे का मतलब ही है प्रीशियस लेवल। हाँ, इसको रीबर्थ से जोड़ के देखा गया है कि क्या होता है कि रिनपोचे बनते ही वही हैं, उन्हीं को ही टाइटल मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, जो मॉन्क्स होते हैं, गुरु होते हैं, वो उनको ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर ऐसा कोई बच्चा है जो पहले गुरु रहा हो, स्पिरिचुअल मास्टर रहा हो, तो वो लोग उसको ढूंढते हैं और फिर उसको रिनपोचे की पदवी मिलती है। अच्छा, अगर मैं आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं ये सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रिनपोचे जो है उनकी इच्छा रहती है कि उनको वापस से टीचिंग करनी है या नहीं करनी है, और जो मिलते हैं वापस से रीबर्थ होते हैं, और वो ध्यान में देखते हैं कि कहाँ पर वो बच्चा पैदा हुआ, उसको लेके आते हैं, तो उसको टुल्कू भी बोलते हैं। तो हमारे दलाई लामा भी टुल्कू में, क्योंकि उनको जो फर्स्ट दलाई लामा जो थे, बोलते हैं पहले नंबर के, उनका रीइंकार्नेशन है 14th वाले, जो अभी के दलाई लामा। तो ये टुल्कू लामा टीचर्स हैं, रिनपोचे भी टीचर्स हैं, मॉन्क भी हैं। तो इन सब में ये डिफरेंस है। तिब्बतन गुरु जो है दलाई लामा, वो 14th नंबर के हैं। तो मतलब इसका अगर इतिहास भी देखें तो बहुत ही रिच कल्चर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ये रिच कल्चर, समृद्ध इतिहास, पूरे एशिया को पानी देने वाला, जहाँ पर माँ गंगा शिव जी की जटाओं में गई, और फिर उन्होंने इंडिया को पानी दिया, और बाकी बहुत जगह को पानी दिया। पवित्र स्थान, जहाँ पर 50,000 साल पहले मानसिक लोगों में बदलाव आया, सोच में, मानसिक बदलाव आया, स्तर इतना बड़ा, बुद्धि का स्तर बदला। बिल्कुल। ऐसी महान जगह तिब्बत जब चाइना के पास आई, तब से इसका सत्यानाश होते जा रहा है, और आज उस समृद्ध शानदार तिब्बत बिल्कुल गरीबी के स्तर पे जा रहा है। वहाँ का कल्चरल हेरिटेज भी खोते जा रहा है। मतलब एक तरह से वो पूरे कल्चर को ही समाप्त कर रहे हैं, देखा जाए तो, है ना। ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई, और जाते जाते, क्योंकि अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तो एक छोटी सी बात यही बताना चाह रहा हूँ, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चाइना नहीं बोले तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। तो ये आज से शुरू नहीं हुआ, आज से 100 साल पहले से ही चाइना ने लोगों को परेशान किया हुआ है। 60 साल तक, मतलब 1900 से बात कर रहा हूँ, 60 साल तक उन्होंने नरसंहार किया, यहाँ पे लोगों को डराया,
और लोगों को डराने के साथ बहलाया फुसलाया भी। उनका बहलाने फुसलाने का भी एक शिमला ट्रीटी आप पढ़िए। शिमला ट्रीटी में उन्होंने क्या लिखा, पहले डराया, माहौल बनाया, फिर उनको बहलाने फुसलाने का एक तरीका अपनाया। उसमें लिखा कि हम दलाई लामा को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, हम यहाँ की मॉनेस्ट्रीज का रिस्पेक्ट करेंगे, हम बौन समाज, बुद्धिस्ट के अलावा वहां पर बौन समाज है, ठीक है ना, बौन मानते हैं, और उनका कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं, बिल्कुल सेम ही है। इवन उनके जो फाउंडर है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, कि तोनपा शहराब है जिन्होंने इसको बनाया था, और बनाने से पहले उन्होंने भी मानसरोवर में जाके स्नान किया था। और वो लोग अगर उनके देवी देवताओं की बात करें तो वो माँ तारा को पूछते हैं। माँ तारा से हमारे भारत में ही तो है, पश्चिम बंगाल। तो उन्होंने सब लिखा शिमला ट्रीटी में कि हम इन सब का सम्मान करेंगे। और 1914 में ब्रिटेन आई, हमेशा से वही आती है और वो फैसला करती है, उसका कोई लेना देना नहीं इस बुद्धिज्म से, ठीक है, इस कल्चर से। उस समय की बात कर रहा हूं, आज तो वहां पर भी बुद्धिस्ट बहुत है, पर उस समय कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, जिसे कल्चर से कोई लेना देना नहीं, वो उसे लेना चाहता है। तो 60 साल तक परेशान किया, फिर ये धोखा करके उसमें साइन करवाया, और साइन करवाने के बाद 1959 में दलाई लामा को अक्सर पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, और उनके पेंशन भी थे, जो आप समझ लीजिए कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल, मतलब बोले तो दलाई लामा का जो सेकंड नीचे हायरार्की में सेकंड टाइटल जो रहता है, वो चाइना का तोता था। दोनों बार रहे हैं, दोनों बार अच्छा ऐसा है ना, अभी भी दलाई लामा को थोड़ा सा डाउट रहता है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे कहीं चाइना कोई अपना ही अपॉइंट करके ना रख दे। हाँ, ये तो हर जगह यही होता है, हाँ। कि वो अपना कोई ऐसी पदवी पर बैठा देंगे, क्योंकि दलाई लामा की बड़ी रिस्पेक्ट है। तो दलाई लामा ये भी सोच रहे हैं कि अब मृत्यु प्राप्त करने से पहले वो ये लिख के जाए कि मैं अब नहीं आऊंगा और कोई दलाई लामा नहीं आएगा, ताकि चाइना अगर कोई बिठाए भी दलाई लामा तो लोग विश्वास नहीं करे उसको। क्योंकि एक संस्कृति का हरण करना एक बहुत बड़ा हरण करना होता है, इससे आपका पूरी जनता उसके कब्जे में आ जाती है। तो 1959 में जब थक हार के लासा में उन्होंने आक्रमण कर दिया, और लासा तिब्बत की कैपिटल, हाँ तिब्बत की कैपिटल, और उस समय उन्होंने भी बुलाया, क्या कहते हैं, माओ जेडोंग थे उस समय, शी जिनपिंग से पहले, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे कहते हैं, उसके जो फाउंडर है माओ जेडोंग है। तो उन्होंने उनको बुलाया कि आप जो आइए, वहां पर एक फंक्शन रखा और बोला कि आप आइए, और उन्होंने एक अजीबोगरीब एक वो डिमांड रखी कि आप आइएगा, अकेले आइएगा, कोई आप बॉडीगार्ड नहीं ला सकते, अपने अनुयायियों को नहीं ला सकते। उनका एक ट्रैप था। ओरेकल एक उनके बहुत बड़े सलाहकार थे, और वो बहुत बड़े ओरेकल उनके एक बहुत बड़े सलाहकार थे, और वो बड़े योगी भी थे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है और आप निकल जाइए, और उन्होंने ध्यान करते हुए भाग गए होंगे इस चीज को, मेडिटेशन के थ्रू, और उन्होंने ध्यान के जरिए उन्हें बताया कि आपको किस रास्ते भागना है। क्योंकि उस समय तो ऐसा तो था नहीं कि इंटरनेट है, आप देख लेंगे कहाँ पर आक्रमण हो रहा है। अच्छा, तिब्बत के बारे में एक चीज और है कि वहाँ पेड़ है नहीं, एकदम प्लेन है, मतलब कि वहाँ छुपने की रास्ता नहीं है, छुपने का रास्ता नहीं, आप कहीं पर भी भाग सकते हो छुप के। लेकिन तिब्बत की ज्योग्राफी ऐसी है ना कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं, आप छुप नहीं सकते, कई किलोमीटर तक आपको साफ देख सकते हैं इंसान भी कौन जा रहा है। तो 1959 में जो वो जान बचाकर भागे कि अब लगता है कि अब तो मारे जाएंगे, तो जब भागे तो वो उनको 2 सप्ताह से ज्यादा लगा, क्योंकि रात में यात्रा करते थे, उनको रात में अपनी माता जी, अपनी बहन और अपने जो डिसिपल्स थे, फॉलोअर्स थे, उनके साथ रात को ट्रेवल करते थे। और वो कोई इतना आसान रास्ता नहीं था। वो तिब्बत है, सबसे हाइट की जगह, वहाँ ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर ठंड की भी प्रॉब्लम, माइनस में टेम्परेचर रहता है। उसके बाद जीव जंतु कैसे बचते बचाते, मतलब कि उनकी नजर से चाइनीज जो फोर्सेस भी उनके पीछे होंगी, सबसे बचते बचाते, मतलब वो मसूरी पहुंचे थे। वो सबसे पहले मसूरी आए थे, और आजकल तो अभी वो हिमाचल के धर्मशाला में रह रहे हैं। हाँ। धर्मशाला एक जगह का नाम है। हाँ, धर्मशाला जगह है, वहाँ पे उनका मठ है। हाँ। चाइना ने मतलब ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि दलाई लामा को यहाँ पर हिंदुस्तान में आके शरण लेना पड़ा, और दलाई लामा के जितने भी फॉलोअर्स है सबको वहाँ से हटके इंडिया में शरण लेनी पड़ी। मतलब उनका धर्म एक तरह से संकट में था, लोग भी संकट में, पूरा बुद्धिज्म, पूरा लोकल समुदाय, बौन समुदाय के जो थे, जो बौन रिलीजन मानते, मतलब बुद्धिज्म से लेके लोकल जितने भी बिलीवर्स थे सबको वहां से जाना पड़ा, सब माइग्रेट हो गए। हाँ। कुछ अगर बात करें तो कुछ यहाँ हिमाचल में है, जैसे क्योंकि दलाई लामा है यहाँ पर, और कुछ नॉर्थ ईस्ट, या बोले तो विश्व में भी अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल हाँ। सब जगह पर है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और बुद्धिज्म कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। आप उनके फॉलोअर ऑल ओवर इंडिया में, इवन अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट की अगर बात करें और इस्लामिक कंट्री की बात करें, तो अफगानिस्तान में 125 मीटर, आई थिंक 125 मीटर, या फिर कंफर्म कर लीजिएगा, शायद मीटर में ही है, उतनी बड़ी 2 मूर्तियां थी। यूनेस्को ने उसको संरक्षित किया था, उसे तोप से उड़ा दिया गया था। तो सब जगह उनके फॉलोअर हैं,
और ये अशोका के टाइम से ही चल रहा है, वो तो अशोका ने उनका बिल्कुल। सबसे पहले प्रचार और प्रसार। चाइना गवर्नमेंट जो है क्लेम करती है कि हमारे यहाँ रिलीजन की बड़ी रिस्पेक्ट, वो ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें कि हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं बुद्धिज्म की, इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की। तो बुद्धिज्म का तो एग्जांपल सबसे बड़ा है, क्या हालत है उनकी, बौद्ध समाज की क्या हालत है, ठीक है। इसके बाद अगर इस्लाम की बात करें तो 200 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स हैं वर्ल्ड में। उनके यहाँ कितनी पॉपुलेशन है? 1% भी नहीं है, 0.45% है बस, 1% भी नहीं है। तो क्यों नहीं लोग वहां पर रहते? तो इससे पता चलता है वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा पूरा सिल्क रूट खा गए, धीरे धीरे इनका तो विस्तारवादी सोच है, एक्सपेंशन करना है, अपनी टेरिटरी बढ़ाते रहो। सिल्क रूट इतना इंपॉर्टेंट था, एक जियो पॉलिटिकल और एक ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वहां की, जहां पर पूरा यूरोप, इंडिया, साउथ एशिया, नेपाल, भूटान, ये उस समय तो सब कुछ हिस्सा तो एक ही था, ये सब कोई वहीं पे व्यापार करते थे, सिल्क रूट। अब उसका कुछ हिस्सा जो है, जो उइगर है, वो हिस्सा भी था। तो आज उइगर की क्या हालत है? तो इस्लाम की कंडीशन आप देख ही रहे हो वहां पे क्या है। इसके अलावा क्रिश्चियन का तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि सारे क्रिश्चियन तो उनके वैसे ही दुश्मन है। नाटो पसंद नहीं करता, अमेरिका पसंद नहीं करता। खैर अमेरिका में इतना स्टैंड नहीं लेता। आज उनके अच्छी बात है कि उनके पास हम अकेले ऑप्शन बचे, और हमारे लिए भी अच्छी बात है कि कोई एक पावरफुल कंट्री हमारे साथ में। तो इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो अगर चाइना की बात करें तो सबसे पहले उनका ये जो क्लेम है कि हम धर्मों को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये तीनों धर्म जो इन्होंने लिखे हैं कि इनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये इसकी हालत आप देख ही रहे हैं। 0.45 इस्लाम मुस्लिम्स है, क्योंकि वहां पे मतलब इन सब की पॉपुलेशन है नहीं। सबसे एक तरीका तो यही होता है ना, और जिनकी पॉपुलेशन थी उनको भगा दिया, क्रिश्चियन से उनकी लड़ाई चल रही है। और इन्होंने डिक्लेयर क्या किया है, कौन से धर्म को मानते हैं? इन्होंने डिक्लेयर किया है हम एथीस्ट कंट्री। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने खुद डिक्लेयर किया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हम एथीस्ट कंट्री है। एथीस्ट का मतलब है कि वो नास्तिक है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, कोई भी धर्म की कोई प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है ऑफिशियली। 80% जनता वहां की एथीस्ट है, ऐसा उन्होंने। इसीलिए वो मेरे ख्याल से ये जो बोलते थे बुद्धिज्म वगैरह को भी वो लोग अपने उसमें लेके बोलते थे कि आप हमारे एजुकेशन का पार्ट बनो। वो सब अपनी चीजें थोपते थे। सब ट्रैप है, सब ट्रैप है। शिमला ट्रीटी में उन्होंने धोखा दे तो दिया। दलाई लामा में का साफ साफ लिखा था, उनकी मोनेस्ट्री लिखी थी कि हम एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, इस कल्चर को मेंटेन करेंगे। कोई नहीं आज वहां के, आज की डेट में कुछ लोग बस सर्वाइव कर रहे। ऑफिशियली जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो एथिस्ट कंट्री है, वहां की 76 उन्होंने डेटा दिया था, 76% हमारे यहाँ एथिस्ट है। इसके अलावा इससे भी एक अलग लेवल पे भी उन्होंने ये कर रखा है कि उनके सरकार में जो काम करेगा, किसी भी सरकारी दफ्तर में जो काम कर रहा होगा, उसको किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की मनाही है, बैन करके रखा हुआ है। अनुमति नहीं है, बैंड है, वरना उनके पर कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, तो मानते तो कुछ तो होंगे। अच्छा, हमारे जो एक मॉडर्न समाज है वो ये कहते हैं कि यार नास्तिक है तो कौन सी बुरी बात है, नास्तिक है। भाई आप गलती से भी, आप जो नास्तिक हो, अपनी नास्तिकता को कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी नास्तिकता से बिल्कुल कंपेयर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि नास्तिकता का मतलब ये है कि आप तब भी रैशनल हो। हाँ, मतलब कम से कम ये लोग जो भी होते हैं वो कम से कम कर्मों पे तो बिलीव करते होंगे। तो बिलीव करते हैं, वो तो करते होंगे, अच्छे बुरे में तो बिलीव करते हैं, पर उनके साथ ऐसा नहीं है। नास्तिकता का मतलब उनके यहाँ अलग चीज है। वो ड्रैगन को पूछते हैं, जितने भी नास्तिक लोग हैं, सारे धर्मों की मनाही है, बैन लगा रखा है, कार्रवाई करते हैं, जेल में डालते हैं। लेकिन अगर ड्रैगन को पूछोगे तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी पूछ सकता है। और 80% लोग, मतलब कि 80% कितने हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर ड्रैगन को पूछते हैं। ये एक अनोखा देश है। लोग ड्रैगन का मतलब वही अजगर और उसमें पंख लगे हुए हैं, पर ड्रैगन को सारे समाज में दैत्य कहा गया है, एविल कहा गया है, डीमन कहा गया है। ये मैं नहीं कहता, सब जगह ये ऑफिशियली लिखा हुआ है। मतलब ऑफिशियली बोले तो सरकार की तरफ से नहीं, जो धर्म की प्रैक्टिस करते, चाहे वो किसी भी धर्म में, ड्रैगन को वो लोग दैत्य से कहते हैं। तो ऐसी आप नास्तिक हो तो क्या आप दैत्य को पूछते हो, ड्रैगन को पूछते हो? पर वो वैसे नास्तिक है जो सारे धर्मों पे बैन लगा रखा है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा वो लोग ड्रैगन को पूछते हैं। इसके अलावा वो उन 14 कंट्रियां उनके साथ बॉर्डर शेयर करती है। 14 कंट्रियां उनके साथ बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन 14 अच्छा 14 कंट्री उनके साथ बॉर्डर शेयर करती है इन ग्राउंड रियलिटी जो है। लेकिन उनके डिस्प्यूट्स कितनी कंट्रीज के साथ चल रहे हैं? 18 कंट्रीज के साथ। ये तो ऑफिशियल डेटा है, इससे ज्यादा है। ये ऑफिशियल डेटा है जो उनके खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। 14 कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन लड़ाई उनके 18 देशों के साथ है। ये कैसी बात है? और हर कंट्री के साथ 3-3, 4-4 जगह बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। जैसे इंडिया को आप एक ही काउंट करोगे कि एक ही के साथ डिस्प्यूट पर, लेकिन हमारे यहाँ कितनी जगह पर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, कितनी जगह पर डिस्प्यूट्स है। ऐसे आप गिनने जाओगे तो 100 से ऊपर डिस्प्यूट्स उनके चल रहे। अच्छा, ये आप सोचते होगे कि ये रशिया इनका दोस्त है और
रशिया के साथ इनके 30-40 साल से बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। अभी भी 1-2 बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अभी वर्तमान में भी आप चेक करोगे तो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। कुछ डिस्प्यूट्स तो 20-20 साल लगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, इनका छोटा भाई जो पूरे दुनिया में किसी और का भाई नहीं, बस इन्हीं का छोटा भाई है, नॉर्थ कोरिया। आप इमेजिन करके देखो उस देश के बारे में जहां पर इंटरनेट, आप बिलीव कर सकते हो बिना इंटरनेट के दुनिया आज के टाइम में बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। उनके पास मोबाइल है, मोबाइल में लेकिन डेटा नहीं है, डेटा लोड नहीं है, सिर्फ फोन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं। उनके यहाँ टीवी है, लेकिन टीवी में कुछ आता नहीं है, उसमें सरकार की केवल न्यूज आती है, फिर वो बंद हो जाता है। सेम मतलब चाइना में भी तो खुद इतनी रेस्ट्रिक्शंस है, देखा जाए चाइना में रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जैसे वो लोग ऐसे बिल्कुल बाहर दुनिया से कटे हुए हैं, ना तो उनकी खुद की मीडिया की कोई खबर बाहर तक पहुंचती है, और बाहर की, या जैसे बोले कि वहाँ का सर्च इंजन भी अपना खुद का है, चाइनीज कल्चर के शोज चलते हैं उनके टीवी में। लेकिन नॉर्थ कोरिया बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ इंटरनेट अलाउड ही नहीं है, वहाँ मोबाइल में डेटा अलाउड ही नहीं है, वहाँ यूट्यूब कोई, यूट्यूब क्या उनका खुद का भी कोई कुछ नहीं है, इंटरनेट के नाम पे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मोबाइल में डेटा नहीं है, टीवी में कोई शो नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूज आता है। ऐसा छोटा भाई है उनका, डिक्टेटरशिप। हाँ, ऐसा छोटा भाई है, और ये अपने छोटे भाई का भी सगा नहीं है, उसके साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये इनका डिफॉल्टर्स का ग्रुप है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करना आता है, और इसी एक्सप्लॉइटेशन का सबसे बड़ा शिकार बना तिब्बत। तो आज भी लोग, तिब्बत के लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तिब्बत से बाहर रह के। देखो, हमें भी उनका साथ, हम शांति की जगह रही है तिब्बत, आज तक हम उनका साथ देते आए हैं। ये हमारा भी धार्मिक स्थल है, हमारी बहुत मान्यता है, और हमारी नहीं, बहुत सारे देश हैं, उन सब की भी मान्यताएं हैं। तो देखते हैं कि तिब्बत का फ्यूचर क्या होगा। हम तो यही कामना करेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल हो, और इस वीडियो में अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, और आपका दिन शुभ हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।